तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ गए मैम। एंड ओह, कई दिनों से जैसे मैं मेरे दोस्तों को भी कुछ लोगों को बोला था, तो जैसे ही मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मेरी गुरु है, मेरी मैम है, तो वो आने वाले हैं, एंड जैसे ही मैंने आपका नाम बोला, जैसे ही फोटो भेजा, तो सबका ऐसा एक रिएक्शन था, ओ वाओ, ये आने वाले हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड है सब लोग। और जैसे आप देखते भी होंगे, मयूर भी अपने बैच का यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा अच्छा, ओ ग्रेट। हाँ, तो अब उस बैच के भी कई सारे लोग अभी धीरे धीरे जुड़ना शुरू करेंगे। सो मैम, सब लोग यहाँ पे है और सब लोग सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आपके तरफ से आप क्या कहना चाहोगे सबके लिए। और प्रमोटर्स 28 के तरफ से मैं, हर्षल राणे, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्वागत भी करता हूँ। थैंक यू हर्षल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। क्योंकि जैसा कि तुम कहते हो कि यू आर वेरी, वी हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप। जो एक, यू आर माय स्टूडेंट, आई स्पेंड टाइम विद यू। एक रिश्ता बन जाता है, चाहे स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाए, कितने बड़े हो जाएं, बट यू हैव दैट रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। तो बड़ा अच्छा लगता है। और खासकर मतलब इट्स ऑलमोस्ट गुरु शिष्य का तो है ही, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप। Yes. तो आप देखते हैं कि आप स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ओ गॉड, आई बेटर पुट माय स्पीकर, जैसे जरूरत Yeah, तो yeah, नहीं, not an issue. बट आई स्टिल पुट इट ऑन। Yeah. या सो मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? हाँ, उधर डेट सुनाई दे रही है। आई हैड टू डू समथिंग। या सो हाँ, अब सुनाई दे रही है क्लियरली। यस, ग्रेट ग्रेट। हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप सेफ है या नहीं, एंड हाउ आर यू डूइंग इन दिस लॉकडाउन? थैंक यू आप लोग की कंसर्न के लिए। और मैं बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि सेफ हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी सेफ और हेल्दी होंगे। और ये लॉकडाउन पीरियड एक तरह से सबके लिए एक सबक की तरह आया है। यस। और एक मुश्किल वक्त तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मुश्किल भी है। और कोई भी ऐसी जब आते हैं जिंदगी में, कोई मुश्किल वक्त आता है, तो इट इज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि सबके लिए एक बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ होगा। क्योंकि अ, इतने समय के लिए, क्योंकि मैन वैसे तो सोशल एनिमल है। और हाँ, हम लोग मीडिया के द्वारा, टेलीफोन और सोशल मीडिया के द्वारा इंटरेक्ट कर सकते हैं, मगर जो वन टू वन की होती है, सिवाय आपके फैमिली मेंबर्स के, या जो उस वक्त, कुछ लोग तो हो सकता है बिल्कुल अकेले हों, या जो लोग अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, तो उनके अलावा बाहर की दुनिया से मुझे लगता है कम ही रहा होगा रिश्ता। तो ऐसा समय आई थिंक बहुत रेयर है, और उसका फायदा आई होप सब लोगों ने उठाया होगा, अपने फैमिली के साथ भरपूर समय बिताया होगा। और अगर आप अकेले हैं, तो आपने अपने साथ भरपूर समय बिताया होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप हर मतलब रोजमर्रा की आपाधापी में खुद के साथ रहना भूल जाते हैं। तो ये एक मुझे लगता है एक लॉकडाउन का सबसे बड़ा सबक है कि हमको शायद अपने अपने साथ रहने की आदत हो जाए। और मुझे लगता है कि नेचर तो बहुत खुश है, प्रकृति तो बहुत खुश है कि गाड़ियां कम चल रही है, तो पोल्यूशन कम हो गया है। और हम लोगों ने सबने पिक्चर्स देखे होंगे व्हाट्सएप में कि मोर निकल कर आ रहे हैं, और तिरुपति के रास्ते में वो हिरन चल रहे हैं। और हर की पौड़ी, मेरे जो घर के पास है हरिद्वार में, वहां हाथी आ रहे हैं स्नान करने के लिए, पता नहीं कितने सालों के बाद। क्योंकि वो भरा रहता था। और गंगा और भी कई नदियां वो पवित्र हो गई। इतने करोड़ों खर्च किए, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये लोग नहीं जा रहे हैं,
तो उसकी वजह से गंगा हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक वो जो पहले हुआ करती थी, पवित्र हो गई है। तो इसका फायदा भी हुआ है लॉकडाउन का। राइट। और मुश्किल समय तो है ही, क्योंकि अपने साथ रहना, अपने से मिलना, हम लोग बहुत कम अपने से अपने से साक्षात्कार होता है। और कई लोग तो खासकर हमारे फील्ड में, अभी हमने आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक एक्ट्रेस जो कि मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से थी, टेलीविजन में शी हैड जस्ट स्टार्टेड, शी कमिटेड सुसाइड। और एक और टीवी एक्टर, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम टू टर्म्स विथ योर सेल्फ। और सिवाय ये 2-3 इंसिडेंट्स के और भी कई सारी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि हम यूज टू नहीं है सिर्फ अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ रहने के। और आई थिंक वो एक बहुत अच्छी आदत हमको दोबारा से लानी पड़ेगी कि हम कुछ समय तो अपने साथ गुजारें, अपने सेल्फ को जानने के लिए उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं लॉकडाउन में क्या किया कि वही जो मेरी तो हमेशा की, तुम्हें पता है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो किताबें पढ़ी, थोड़ा बहुत लिखा, और आराम से, मतलब मैं, मेरे लिए तो मतलब 2 या 3 दिन की भी छुट्टी लग्जरी होती थी। मतलब आई वॉज ऑलवेज, तुम्हें तो पता है, ऑलवेज वर्किंग बैक टू बैक, शूटिंग नहीं होती तो आई वुड जस्ट पिक अप समथिंग लाइक गोइंग टू द मुंबई यूनिवर्सिटी या कुछ भी, है ना, क्योंकि मेरे बेटा आया और मेरे रिश्तेदार की पंगा ले लेती हूँ। मतलब मैं खाली बैठना, आई एम वर्कaholic, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ये पहली बार इतनी लंबी छुट्टी, 2 महीने, तो मतलब एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि कैसे आप बिना मतलब प्रोफेशनली काम किए, क्योंकि काम तो बिल्कुल रुक गया था, आप कैसे अच्छे खासे जी सकते हैं। और एक सबके लिए डिस्कवरी होगी कि जिंदगी में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि हम लोग इतने सारे, मतलब मैं ही अपनी अलमारी देखती हूँ, उसमें इतने सारे कपड़े भरे पड़े, ज्वेलरी वगैरह, पर उनका क्या फायदा? राइट। अल्टीमेटली दीज थिंग्स डोंट मैटर, वाओ, है ना? वंडरफुल। यस, हाँ। यस। सो अल्टीमेटली तो आपकी इंसानियत, या आप कितना मतलब कितना आप इंसान के रूप में डेवलप कर सकते हैं, दैट मैटर्स। और ये सभी ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, लेकिन वी नेवर टुक इट सीरियसली कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, ऐसा कुछ, ऐसे ही कहावत थी ना, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये पता चला कि हेल्थ कितनी जरूरी चीज है, सबसे बड़ी चीज, मतलब वेल्थ से भी, वर्ल्डली प्लेजर से भी सबसे ज्यादा अहम जो चीज है वो है हमारी हेल्थ, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और वो एक छोटे से प्राणी कोरोना वायरस ने नहीं ये है। हमको जता दिया, जो कि दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है। उसने पूरी पृथ्वी को, पूरे वर्ल्ड को, इतने बड़े बड़े सुपर पावर्स को एक स्टैंड स्टिल पे ले आए। और ये इतनी डेवलप्ड कंट्रीज हो गई थी, चाइना, अमेरिका, यूरोप, लेकिन सब हार गए उसके आगे। तो प्रकृति के आगे मतलब किसी का बस नहीं चलता। और हमारी तो सभ्यता में है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट नेचर। तो आई होप कि इस कोरोना के लॉकडाउन से, या कोरोना के जो ये फेज है, क्योंकि ये भी गुजरेगा, पता नहीं 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, लेकिन ये गुजरेगा। आई होप कि हम इससे अच्छा लेसन सीख के आगे बढ़े जिंदगी में, एंड वी बिकम कम आउट एज बेटर ह्यूमन बींग्स, राइट, राइट, टेकिंग राइट। केयर ऑफ आवर प्लैनेट, नेचर, मदर नेचर। एंड डेफिनेटली मैम, आपने ये जो बोला है, सबसे बढ़िया पार्ट ये रहा कि मुझे एक कहावत याद आई, छोटी सी चींटी हाथी पर भारी। सही बात है। तो ऐसा है ये। हाँ। और ये मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने जिक्र भी किया अभी कुछ देर पहले कि साहित्य है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी इस लॉकडाउन में जिंदा रखती है, और बिल्कुल। इन सारी चीजों से आपका भी बहुत गहरा रिश्ता है। और इस बात पे आने से पहले एक बात आपने ये भी कही थी कि कुछ एक्टर्स हैं जो अभी सुसाइड कर रहे हैं।
तो मैम आपको क्या लगता है कि एक्टर्स के तौर पे हम तो इतने मैच्योर हो ही जाते हैं ना मैम, कि कई सारे सीन्स में जाने के बाद हम इतने तो मैच्योर हो जाते हैं कि लाइफ को किस तरह से देखा जाए, तो एक्टर ऐसा कैसे कर सकता है कि वो आत्महत्या, आपको क्या लगता है? नो हर्षिल, क्या होता है कि एक्टर भी तो आखिरकार इंसान है ना, और इंसान के मोमेंट्स, हर एक की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि उसको लगता है कि अब कुछ नहीं है, वो एकदम हार जाता है। बट जो आगे बढ़ता है यार, जिसमें थोड़ी सी आप में वो अंदर स्ट्रेंथ इतनी तो होनी चाहिए कि आपको लगे कि इसके आगे भी ये एक समय है, ये भी बीत जाएगा। जैसे कि Yes. बहुत खुशी होती है, खुशी का मौका होता है, वो भी चला जाता है, अगले दिन हम फिर वही उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। ऐसे ही जो वेरी डार्क टाइम, वो भी बीतेगा, तो आगे, उसके आगे आपको हारना नहीं है। तो ये जो स्ट्रगल, ये जो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है, ये कभी भी आपको अब छोड़ना नहीं चाहिए। और ये तो बेसिक प्रिंसिपल है इसका, नेचुरल सिलेक्शन का, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नहीं Yes. कह सकते, यू हैव टू सर्वाइव, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और ये समय तो कोई भी, मतलब है, मैं तो आप लोगों से काफी जिंदगी जी चुकी हूँ, पर कई ऐसे मौके आते हैं कि आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मगर नहीं, वहां आगे भी कुछ, बहुत कुछ रहता है। तो इट्स नेवर गिव अप होप। और वही तो, क्योंकि जैसे कि कोई एक्टर की बात कही, एक्टर नहीं, मुझे तो लगता है कहना चाहिए इंसान, क्योंकि उसको एक्टर छोड़ो, एक उसका भी तुमने किस्सा सुना होगा कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पता नहीं कौन सी स्टेट में था, उसको आई थिंक ही यूज्ड टू गेट 1.5 lakhs, और वेल टू डू फैमिली थी, उसका जॉब चला गया क्योंकि इस वक्त काफी छटनी हो रही है, तो द होल फैमिली कमिटेड सुइसाइड। तो इमेजिन कि ऐसी स्थिति आ गई, मतलब एक छोटा वो एक मोमेंट रहा होगा, उस राइट। मोमेंट के आगे दे जस्ट गिव अप, विच इज सो रॉन्ग। कि मतलब आगे, मतलब ये जॉब नहीं है, चलो हम आगे किसी तरह से जीवन यापन करेंगे, आगे आगे भी कुछ करेंगे, है ना। यस। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द विल टू लिव, द विल टू सर्वाइव, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेट ग्रेट। एंड जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि मैम अभी बहुत ही शानदार इंटरेक्शन हमारा शुरू हो गया है। एंड बहुत ही बढ़िया टॉपिक निकल के आया, पता नहीं था मैम। बहुत बार यही होता है कि हम कभी कभी सवालात में होते हैं कि अरे इतनी बड़ी हस्ती हमारे सामने आने वाले हैं, तो हम क्या सवाल पूछे, शुरुआत कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत में ही आपने इतना सारा प्यार और इतनी सारी बढ़िया चीजें हमसे शेयर की, तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि अभी हम लोग डेफिनेटली बात को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, आगे बढ़ाओ बेटा। हाँ हाँ। तो आपने ये कहा कि अ, हमको जिंदगी में कुछ आगे भी है, ये दिखाने वाला क्या है? तो साहित्य ये हमें दिखाता है कि लाइफ अभी खत्म नहीं हुई, इसके आगे आगे भी कई सारी चीजें हैं। और हिंदी साहित्य जहां तक बात करें, हिंदुस्तान की साहित्य की अगर बात करें, तो उसमें हमेशा से ही ये रहा है कि टू बिलीव कि आगे भी जिंदगी है, इवन बिल्कुल। आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द डेथ, हम कुछ तो है। और ऐसे साहित्य के साथ आपका बहुत घना संबंध रहा है, तो उस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे मैम? साहित्य से मेरा बहुत रिश्ता, तुमने सही कहा रहा है, क्योंकि मेरे फादर एक राइटर थे, और हमारे घर में बड़ा साहित्यिक सा माहौल हुआ करता था। और बड़े बड़े राइटर्स आते थे, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा हमारे घर में आते थे देहरादून में। और मेरे पास अभी भी अमृतलाल नागर की बूंद और समुद्र उन्होंने खुद साइन की हुई मेरे की बेटी हिमानी को आशीष, वन ऑफ माय प्राइज पोजेशंस। भगवती चरण वर्मा भी आते थे। तो साहित्य से हमेशा से रिश्ता रहा है, और साहित्य बहुत कुछ सिखाता है। जैसा तुमने कहा कि जब कभी आप डिप्रेस्ड हो या कुछ हो, आप एक अच्छी सी किताब पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। अच्छा, कैन आई जस्ट गेट अप फॉर अ सेकेंड, क्योंकि मेरी डॉगी है आर्या, उससे मैं तुम्हें मिलाती हूँ। आर्या, कम कम कम, यस 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 ये अभी प्लीज। घूम के आई है,
तो मैं इसको थोड़ा सा खाना देती हूँ। 1 मिनट के लिए गैप, जब तक तुम बात करो मैं इसको खाना दे के आती हूँ, क्योंकि ये नो घूमती वरी, रहेगी। आई जस्ट नो कम। वरी। यस यस। सो यस, आप हो गए? एंड योगेश त्रिपाठी सर भी हमारे साथ में है। सो वेलकम योगेश सर, एंड इवन सम आर हियर। सो वेलकम। और आप का स्वागत मेरे को बेटा एक बेटा ग्रीन चाय, ग्रीन टी दे देना। मैम के साथ में है। एंड दुबई से भी हमारे पास दर्शक अच्छा, आ चुके हैं। 5 10 एंड मिनट, तुझे बाथरूम जाना है क्या? चलिए, इकबाल नियाजी सर है कम है, हमारे साथ सुना। में। वेलकम इकबाल नियाजी सर। योगेश खड़ा। त्रिपाठी सर हमारे साथ में है। सो वेलकम योगेश त्रिपाठी सर। बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां हमसे जुड़ गई है, जैसे कि योगेश त्रिपाठी है, इकबाल हाय नियाजी सर। योगेश जी, इकबाल साहब, आदाब, कैसे हैं आप? खैरियत? हाँ हाँ। तो वही मैं सबका सबका शुक्रगुजार हूँ, और सबका स्वागत ही कर रहा था मैम, ज्यादा कुछ नहीं। और अच्छा, एक रिक्वेस्ट अभी आ रही है, हाँ बोलो। रिक्वेस्ट लेने से पहले हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि आपने अभी भी ये भी जिक्र किया कि आपके पिताजी लेखक हुआ करते थे, जी और जी बहुत जी। बढ़िया उनका साहित्य रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है उनके साहित्य में जो इंसान ने जरूर पढ़नी चाहिए? मेरे पापा एक टीचर थे, हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। हम्म। और वो मेरे पहले गुरु रहे हैं। और वाह। उनकी लेखनी में एक बात थी कि हमेशा एक आइडियल, मतलब जो हमारी हिंदू सभ्यता है, कि एक अच्छा चरित्र होना चाहिए। जो हीरो है वो हम्म। वो मतलब हीरोशिप क्वालिटी, मतलब आदमी की कैसे अच्छाई की तरफ जाता है, उनकी उनकी कहानियों में ये जिक्र है। और आई थिंक ही इज द ओनली राइटर हम्म। जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में, जिन्होंने पर्वतारोहण के बारे में किताबें वाह। लिखी है। और क्योंकि वो पहाड़ से थे, एंड माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माउंटेनियरिंग। वो एवरेस्ट बेस कैंप तक गए, और ट्रैकिंग, हमको भी ट्रैकिंग पे ले जाते थे। तो वाह। पहाड़ का बारे में आई थिंक वो ओनली राइटर है, आई थिंक, पहाड़ के बारे में लिखी। उन्होंने हमारे पुराने कालिदास के बारे में भी लिखा है, साहित्य के बारे में भी लिखा है। और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मुझे लगता है हमारे पापा जब हम छोटे थे तो हमको जब सुबह घूमने में जाते थे तो रोज एक संस्कृत का अ, वाह। ताकि संस्कृत के श्लोक सिखाते थे। तो ऐसी चीजें, और जीवन के बारे में किया कि क्योंकि वो कलकत्ता रहते थे कि लड़की को, लड़की और लड़के की नहीं रखा, क्योंकि मम्मी हाँ। कैसे कहती थी कि इसको 5 years back, और उसको भी वाह। जानना था कि ये लड़की है, ये कहाँ मतलब भागती रहती है इधर उधर, घर का काम आना चाहिए, साले की शादी होगी, मेरा भाई है। तो मेरे पापा कहते कि मेरी बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। तो मैं मैरिज भी, डांस सीखो, पेंटिंग सीखो, मतलब अपने को फुल्ली पोटेंशियल है उसको explore करो। तो ये उनके साहित्य में भी था। और उन्होंने हमारा पहले तो उत्तर प्रदेश का, फिर बाद में उत्तराखंड बन गया था, और काफी स्ट्रगल के बाद उत्तराखंड बना। तो उस स्ट्रगल के ऊपर भी उन्होंने कहानी की, जिसको मैंने ड्रामेटाइज किया आफ्टर हिज डेथ। जैसे मैंने कहा था कि मैंने सोचा कि मैं कैसे अपने पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करूं, तो मैं देहरादून की उनकी कहानी है सुना सकती हूँ। उन्होंने बात की है कि ये मैम आपका आवाज बीच में कट गया था। कब, अभी अभी ठीक आ रही अभी, है? हाँ अभी अभी आ रहा है बराबर, हाँ अभी हाँ। जस्ट हुआ था, आ रहा है बराबर। यस। अच्छा, हाँ। तो उनकी एक कहानी है सुनहरे सपने, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इट्स अबाउट कि एक क्या सपने देखे हैं, और बीच में जो क्रांति चल रही है, एक लव स्टोरी के बैकग्राउंड में क्रांति कैसे फेक बन रहा है। तो राइट। बहुत खूबसूरत कहानी उसकी मैंने यूनिवर्सिटी के विद्यानिका की वर्कशॉप ली थी। और प्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, जब लोग देखने आए
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए थे उत्तराखंड के बनने के लिए कि एक बार एक बस, ये लोग जा रहे थे बस लेके, ऐसे उसमें इंसिडेंट है कि बस लेके जा रहे थे दिल्ली, बात में तो जो उस टाइम सरकार थी उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने बस रुकवा के और दो मतलब आदमियों को तो गोली मार दी थी, विमेन वर लेफ्ट इन द फील्ड। तो बहुत ऐसे मार्मिक, मतलब काफी स्ट्रगल के बाद इनको अपना राज्य मिला था। उस स्ट्रगल के बाद कहानी है, इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी। तो ये तुमने मेरे पापा डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश की लेखनी के और बताया, तो उन्हीं से मैंने साहित्य के प्रति प्यार मिला और मैं किताबी कीड़ा थी, मतलब बहुत किताब पढ़ी और अभी भी किताबें पढ़ती हूँ। ये लॉकडाउन का वो अच्छा साहित्य और यही थोड़ा बहुत किताब पढ़ना। बढ़िया, बढ़िया। तो और ऐसा कहा जाता है कि रीडिंग मेक्स अस रिच। तो हम जानना चाहेंगे कि अभी इस लॉकडाउन में आप और कितने रिच हो गए, पहले से ही रिच थे तो और कितने रिच हो गए? काफी रिच हो गए। हालांकि मुझे ये बात का अफसोस है कि उतना नहीं मैं पढ़ पाई, पर फिर भी पढ़ा, काफी रिच हूँ। आई ग्रेट, हैव बिकम रिचर। ग्रेट, ग्रेट। एंड आपने जैसे जिक्र किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, और इवन आपने ये भी प्रयास किया था कि आप पिताजी को किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए, और उसके लिए आपने कुछ प्रयास किया। इसके लिए सबसे अहम बात थी एक्टिंग, ये फील्ड को चूज करना। तो जो आपका जमाना रहा है उसके बारे में कई सारे लोगों को ये कुतूहल है कि उस जमाने में क्या हुआ करता था, और अगर किसी फीमेल ने, यंग फीमेल ने अगर पूछा कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो उस जमाने में क्या हुआ करता था? उस जमाने में वही हुआ करता था बेटा। अभी भी कोई बोलेगा कि मुझे थिएटर करना है तो कोई माँ बाप खुश नहीं होगा। तो तुम ये सोचो अभी 40-50 साल पहले की बात है कि अच्छा खासा एक लड़की, मतलब मेरे को वो जो छोटा स्मॉल टाउन के में, क्या अभी तो तुम मुंबई में रहते हो, तुम्हें नहीं पता, स्मॉल टाउन का तो जो नेटवर्क होता है ना, इतना स्ट्रांग होता है कि मेरे को बोला था भटजी की लड़की, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, मेरे पापा भटजी थे, तो भटजी की लड़की, भटजी की लड़की साइकिल से जाती थी पहले कॉलेज, तो साइकिल से आ रही। स्कूल तो हमारा दून स्कूल में पढ़ी, तो बोर्डिंग मतलब कैंपस में ही हम लोग रहते थे, और क्योंकि पापा पढ़ाते थे, लेकिन स्कूल और मतलब बीएससी और एमएससी बाहर जाना पड़ता था साइकिल से। कहाँ जाती, कहाँ पर रुकी, रास्ते में गोलगप्पे खाए या उधर कहाँ रुकी, क्या हुआ, साइकिल कहाँ पंचर हुई, सारी खबरें पहले ही पहुंच जाती थी। मतलब क्योंकि छोटे शहर का वो जो होता है ना वॉकी टॉकी सिस्टम, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यही हुआ कि सब लोग जानते थे भाई भटजी की लड़की, सब लोग कहते थे बड़ी होनहार है, पढ़ाई में भी होशियार, पढ़ाई में होशियार थी मैं, हमेशा फर्स्ट आती थी, और पढ़ाई में भी होशियार, मतलब देखो डिबेट भी करती है और डांस भी करती है, भरतनाट्यम भी करती है, और नाटक भी करती है, और नाटक अगर शौक के लिए करे तो वो तो अच्छा होता था, हाँ, नॉट एज अ प्रोफेशन। मैंने भी नहीं सोचा था। और ये तो जब मैं एमएससी कर रही थी तब एनएसडी के कुछ लोग आए वर्कशॉप करने के लिए, हम लोग ब्रेक्ट का 3 पेनी ऑपेरा कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि बाप रे, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको थिएटर में ट्रेन करता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो तब मेरे दिमाग की बत्ती, क्योंकि आजकल तो सब बहुत जानते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को कुछ लोग, अ, लेकिन उस वक्त कोई इतना नहीं जानता था एनएसडी। तो मैंने कहा मैं इधर जाना चाहती हूँ। तब जब मैंने बोला घर पे कि मैं एनएसडी जाना चाहती हूँ, तो मतलब बम फूट गया पूरा शहर। और क्या होता है कि पूरा शहर पार्टिसिपेट करता है, छोटा शहर होता है ना, और पूरा पार्टिसिपेट करता है, ये क्या आ गया, हाँ, पूरा हाँ, शहर। अरे क्या बच्ची की लड़की पागल हुई बताओ। और मुझे
इत्तेफाक से एक्सोलॉजी गई थी पढ़ने में। मैंने कहा था ब्रॉड करने की, तो सब लोग बहुत प्राउड थे, क्योंकि उन दिनों अब्रॉड पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। तो अरे बताओ, ये तो अच्छी खासी ये क्या। और यूपी में, यूपी था उस वक्त, कि बोलते कि नाटक तो बड़ी, मतलब इट्स नॉट लाइक महाराष्ट्र या गुजरात या बैंगलोर या कैलकाटा, जहाँ नाटक वगैरह को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। तो मतलब कंपैरेटिव। हाँ। नाटक तो मतलब वो नहीं सोचते थे भान में, 10 लोग नाटक करते तो क्या भान बनेगी, नौटंकी करेगी, मतलब एवरीबडी गॉट शॉक। मेरे खुद रिश्तेदार था मेरे घर को, तभी बोले बच्ची की लड़की देखो अच्छी खासी थी, पागल हो गई क्या, इसको समझाओ। और मेरी मम्मी भी मतलब बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, अमेरिका जाओ, सब लोग जाना है। मेरे पापा ने भी मुझे समझाने की कोशिश की। मेरे पापा तो खैर साहित्यकार थे और थोड़े से लिबरल थे, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, क्योंकि वही मदद करती थी ये करो कि बेटा देखो तुम अमेरिका चले जाओ, और हो सकता है कि जब तुम वापस आओ तुम शौक शौक। मेरे पापा से ये 40 साल और मेरे पास पैसा हो, नाम भी हो, लेकिन मेरे मन में ये ना मलाल रहे कि आई हैड अ ड्रीम और आई डिडंट फॉलो इट। तब मेरे पापा चुप हो गए। थैंक गॉड मेरे पापा ने मुझे रोका नहीं, और वो खुद मुझे दिल्ली लेकर गए। और उस वक्त एनएसडी, मतलब मेरा मुझे वहां ड्रॉप किया। कारण जी थे डायरेक्टर, तो कारण जी से पूछा भाई इसको तो ऐसी स्कॉलरशिप मिली मेरी बेटी को। कारण जी तो बड़े थे, हाँ नहीं मिली तो क्या हो गया, उसका टैलेंट तो ये है ना, टैलेंट तो ये है ना, ना डालो इसको। कारण जी तो इसलिए ऐसी मैं ये थिएटर की तरफ मैंने पदार्पण किया। आई स्टार्टेड थिएटर। एंड थैंक्स टू दैट थिएटर की जिसके वजह से हमारी मुलाकात हुई और जिसके वजह से आज भी हम इस लाइव प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। और कई सारे लोग हैं जिनकी एक बार मैं कमेंट पढ़ लूं मैम, विथ योर परमिशन। ऑफ कोर्स प्लीज गो अहेड। या सो कई सारे लोगों का ये कहना है कि मैम आपकी अभिनय शैली हमें बहुत पसंद आई। कुछ लोगों का ये कहना है कि आपकी एक्टिंग हमें बहुत भाती है। और एक कमेंट तो ये भी आई है कि जिन्होंने सलमान का और गोविंदा का कान पकड़ा है वो हमारे साथ में है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये बात सही कही तुमने। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी एक्टिंग को सराहा। और हाँ वाकई मैंने गोविंदा और सलमान का कान जरूर पकड़ा है। क्योंकि दोनों ही शैतान, खासकर सलमान को बहुत, वो बहुत बदमाशियां करता है, तो उसको कई बार डांटा भी है। तो क्योंकि इसलिए नहीं कि वो मतलब कि, क्योंकि मैं आप अगर आप किसी की माँ कर रहे हैं या वो, तो आपका वैसे ही हक बन जाता है। और उससे भी क्या बेचारे। और मैं सारे दोस्तों का ये भी कहना चाहूंगा कि एक प्रोडक्शन था जिसके चलते कुछ ऐसा हुआ कि मेरे भी कान पकड़े गए हैं मैडम की तरफ से। तो और मैम थैंक्स कि उस वक्त जो आपने कान पकड़े थे उसके वजह से हमने एक रेगुलर डिसिप्लिन सीखी। और रेगुलर एक ऐसी चीज सीखी थिएटर में कि जो जिसके लिए हम एकेडमी में आए थे। सो वो एकेडमी के डेज वो आपको याद है क्या? क्योंकि मयूर है, श्वेता है, शायद संकेत भी जुड़ा हुआ है, तो कई सारे हम लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सो उसके बारे में क्या कहेंगे मैम? उसके बारे में मैं यही कहूँगी, क्योंकि बम्बई आके मैं फिल्म और टेलीविजन में इतनी बिजी हो गई थी कि थिएटर, हाँ मैं थिएटर बहुत मिस करती थी। और क्योंकि क्या होता है कि लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं कि क्या मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आज भी कोई पूछेगा इतने सालों के बाद, तो मैं यही कहूंगी कि माय फर्स्ट लव, क्योंकि पहला प्यार आप ढूंढते। और क्योंकि
फिल्म्स और उसमें इतनी बिजी हो गई थी, तो मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी में समथिंग इज मिसिंग। तो थैंक गॉड एक जगह थी मुंबई जहाँ मैं जा पाई, और आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ। और हाँ, मतलब ठीक है, मैं डांटती हूँ और डांटा जरूर है, मैं सबको डांटती क्योंकि वो आई एम लिटिल इम्पेशेंट और परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं उनको जानती हूँ। तो Yes. तुम लोगों ने मुझे जितना तुम लोगों ने शायद मुझसे सीखा होगा, मैंने भी उतना ही तुम लोगों से सीखा, क्योंकि आप लोगों के साथ काम करके मतलब आई वेंट बैक टू थिएटर, और तुम्हारे साथ चल गया था, विच इज Yes. कहा जाता है कि बेस्ट संस्कृत play। तो Yes. 5 एक्ट इट्स मतलब संस्कृत प्लेज है, पर कालिदास का राइटर Yes. प्लेज, क्लासिकल प्लेज का क्लासिक, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। तो Yeah. उसको कवर करना, और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और अगर मैं थोड़ा तुमसे जानती हूँ तो वो इसलिए क्योंकि आई सॉ दैट पोटेंशियल आप लोगों में। और क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होते हैं, बदमाश होते हैं, मैं भी स्टूडेंट थी, मैं भी बदमाश थी तो क्या होता है कि थिएटर में जैसे आप आते हैं, और खासकर मुंबई यूनिवर्सिटी में तो ऐसे भी काफी सारे लोग आते थे जिन्होंने पहले कुछ ज्यादा नहीं किया होता है, नहीं किया हो, बराबर। क्योंकि एनएसडी वाले तो बाकायदा उनका तो वेरी ऐसा सिलेक्टिव सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। मुंबई राइट। यूनिवर्सिटी उस वक्त की बात कर रही हूँ, अब तो यहाँ पर भी बहुत टफ कंपटीशन है। पर चूंकि ऐसा लगता है कि आप, और क्या लगता है, यंग एक उम्र ऐसी होती है ना कि आप हाँ मस्ती करो, ये करो, लेकिन वो सब का जिस काम के राइट। लिए वो भी, उसको भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए मैं तुम लोग को जानती थी बट ट्रस्ट मी मैम, वो सुनहरे दिन थे। और जो इवन श्वेता की भी एक कमेंट आई है कि मैम उस वक्त आपने मुझे डांटा, इसलिए मैं संस्कृत प्ले कर पाई। और संस्कृत का डांस जो फॉर्मेट था वो भी उसने सीरियसली बाद में उस लेक्चर्स को लिया। अभी उसकी कमेंट भी आके गई। आपको याद होगा वो हरिन करती थी। हाँ पता है मुझे, बहुत सुंदर करती थी, और शी मतलब इतनी टैलेंटेड डांसर थी वो। तो बहुत मतलब मैं तो चाहती थी कि उसको, बिकॉज इतनी खूबसूरत डांसर थी, शी वाज आई थिंक द बेस्ट डांसर। तो श्रुति वाज आल्सो देयर। यस, तो यस। आई वांटेड देम, क्योंकि एक इतना आपको, जितना आप लोगों को अफसोस लगता था, मैं चाहती थी कि हर एक को मैं शकुंतला बना दूं, हर एक को दुष्यंत बना दूं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड पार्ट होते हैं, क्या करें। और तो दिल कड़ा करके, क्योंकि जितना अफसोस आपको हुआ होगा, कि उतना अफसोस, उतना दुख मुझे भी हुआ करता था कि मैं ये क्यों नहीं करा पा रही हूँ। बट क्या होता है कि एक प्रोडक्शन करना था, तो उसमें यस। करनी थी। तो हर एक, और तुम तो हाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में कोर्स किया है, और अब तो तुम खुद ही लोगों को सिखा रहे हो। यस। बट तो यू मस्ट हैव लर्नड कि सिर्फ प्ले या कोई भी, या सिनेमा भी है, इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर से नहीं होता, एवरी कैरेक्टर मेक्स अ डिफरेंस। तो यस। उस, यस। ट्रू। अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो श्वेता की अच्छी हीरोइन की वजह से अच्छा हुआ। मतलब सबका बराबर योगदान इक्वल ही है ना? हाँ, क्यों? इक्वल कंट्रीब्यूशन है। यस यस, एवरीबडी हैज अ इक्वल। ओ सो शायद गलती से मैम का ऐसा हुआ है कि वो लेफ्ट हुई है कन्वर्सेशन से। वी विल रिक्वेस्ट मैम टू प्लीज कम बैक। बट प्लीज एवरीवन टेल अस कि सच में आपको आज कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक अलग तरीके के डिस्कशन आज हो रहा है।
और अलग तरीके से हम मैम को फिर एक बार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और कई सालों के बाद शायद हम मिल रहे हैं। इवन इकबाल जी भी मानेंगे इस बात को। उन्होंने, उनकी कमेंट है, मित्रों मरजानी प्ले का नाम था एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्ले हिमानी जी डिड इन मुंबई। सो यस सर, इवन प्रशांत ठाकुर जी का भी रिप्लाई आ गया है। सबसे ज्यादा रिटेक ये एक आया है क्वेश्चन। सो ये भी हम क्वेश्चन लेंगे, एंड हिमानी मैम इज गेट बैक अगेन विथ अस। सो यस, हाय मैम। हाय हाय। वो बाय मिस्टेक मैंने कुछ ऐसे हटा दिया क्योंकि कुछ वो आते रहते हैं ना। यस, फोन का ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, सॉरी सॉरी, पर मैं तो सुन रही थी, ऑडियो वाज देयर। हाँ हाँ। तो इसी बात में मुझे और एक चीज याद आई मैम। एक ऐसा प्ले था जिस तरीके से यहाँ पे हमने तीन किरदारों के बारे में बात की थी कि संकेत भी दुष्यंत बना था, देवरूप भी दुष्यंत बना था, और भी एक है मयूर भी था जो दुष्यंत बना था। तो आपने भी ऐसा एक प्ले किया था, आई गेस इट वाज चेरी ऑर्चर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी मैम, कि जिसमें आपको तीन अलग अलग भूमिकाएं करने का मौका मिला था। नो नो, चेरी ऑर्चर्ड नहीं था। चेरी ऑर्चर्ड में तो मैंने दो भूमिकाएं करी थी, और इट वाज सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण था। यस यस, जिसमें मुझे लगता है मैं ही, आई थिंक आई एम दी ओनली एक्ट्रेस जिसने, उसमें तीन महिला पात्र हैं। एक प्रतिहारिका है जो कि आती है, राजा के लिए आसव का रख के चली जाती है, या कुछ उसको बुलाते हैं, कुछ रख के चली जाती है। एक महत्तरिका है और एक शीलवती है। महत्तरिका तो हैंड मेडन है, वो राजा के साथ रहती है। जब शीलवती, आर यू फेमिलियर विद दैट प्ले, सूर्य की अंतिम किरण से? हाँ, हम लोग और शीलवती तो रानी है। हाँ, वो नियोग प्रथा के बारे में है, क्योंकि राजा ओकाक है वो, हमारे यहाँ नियोग प्रथा होती है, हमारे महाभारत में भी है। पांडव और ये सब इसी के द्वारा हुए थे। और अपना क्यों, पहला ये होता था कि अगर राजा संतान नहीं प्रोड्यूस करता तो किसी ऋषि मुनि को बुला के वो होता था, तो आगे ताकि उनका, तो ये भी उसके कि सूर्य की अंतिम किरण से एक रात की कहानी है, सुबह तक। तो उसमें रानी जाती है नियोग परंपरा में, और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती है शीलवती। तो जब मैंने रेपर्टरी ज्वाइन की थी एनएसडी के बाद, आई ज्वाइन द रेपर्टरी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यूपी में तो सर्वाइव करना मुश्किल था। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तब सुरेखा जी महत्तरिका करती थी और उत्तरा बावकर जी शीलवती करती थी, और मैं प्रतिहारिका। और फिर थोड़ी सालों के बाद आई स्टार्टेड डूइंग महत्तरिका, और डॉली आलूवालिया करने लगी शीलवती। उसके बाद फिर बाद में राम गोपाल बजाज फिर से उन्होंने इसको रिवाइव किया, तब मैंने शीलवती किया और सीमा विश्वास ने महत्तरिका किया। तो आई थिंक ऐसे मैंने तीनों उसमें जो फीमेल किरदार है वो मैंने करे। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी एक एक्टर का ड्रीम होता है कि एक आप किसी फिल्म में या प्ले में आप कास्ट करे होते, तो आपको लगता है यार अगर वो रोल मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, आपको ये रोल मिल जाता, यार वो रोल मिल जाता। तो आई गॉट द चांस टू डू ऑल द 3 रोल्स। और चेरी ऑर्चर्ड की तुम बात कर रहे हो कि जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट ईयर में तो पहला तो कारण जी के साथ विद्या सुंदर हुआ, भारतीय हिंदू का, जिसमें मैंने विद्या किया था। उसके बाद आए थे एम.के. रैना जी, उन्होंने हमारे साथ चेरी ऑर्चर्ड किया, जिसमें तब मैंने रेनिस काया किया, 60 साल की जो है बगीचे की मालकिन, और बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन हुआ था। और पहली बार उसके वो दैट वाज कारण जी का प्रोडक्शन, तो उस तरह था जैसे कि तुम्हारा शाकुंतल की हमारे, इट वाज क्लासिकल फोक सबका मिक्स था, और ये एकदम रियलिस्टिक प्ले था। तो पूरा स्टानिस्लावस्की को पढ़ पुढ़ के घुस गए कैरेक्टर में, वो तो पूरा टोटल कॉन्ट्रास्ट था। और फिर जब मैंने रेपर्टरी ज्वाइन किया तब
बिगिनिंग ईयर्स में तो रिचर्ड शेकनर एक अमेरिका के डायरेक्टर है, तो उन्होंने आकर ये किया चेरी ऑर्चर्ड। उस वक्त सुरेखा जी ने रेनिस्काया किया और मैंने आन्या किया, उनकी बेटी का रोल। और उन्होंने किया था एनवायरमेंटल थिएटर, जैसे हमारी रामनगर की रामलीला होती है ना, वहाँ यस। क्या होता है कि लोग जैसे वो राम जी गंगा पार करेंगे तो ये यहाँ पे एक उसका अध्याय होता है, फिर केवट जब उनको उधर ले जाता है गंगा पार, तो ऑडियंस शिफ्ट्स दैट साइड। तो उसी से प्रभावित होकर एनवायरमेंटल थिएटर की, जिसके तो बगीचे के तो मेघदूत का बाहर का जो था वो बगीचा और घर का सेट बनाया था, तो उसमें वाओ। ऑडियंस मूव करती थी। वाओ। और हाँ, सो दैट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ऐसे इसमें मैंने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए चेरी ऑर्चर्ड में। तो वो अनाया का जो किरदार है वो जब आपने निभाया, तो उसकी जो हरकतें हैं या उसकी जो अदाएं है, वो अनाया इस कैरेक्टर के कुछ पल याद आ रहे हैं? उसमें क्या अच्छी बात हुई? व्हाट यू रिमेम्बर एंड व्हाट यू कैन जस्ट शेयर सम एक्सपीरियंसेस प्लीज। फिर आन्या जो उसकी डॉटर थी, you want me to talk, you want to talk about, मतलब आन्या was वो तो केयर फ्री लड़की थी, और यंग मैंने गर्ल जो कि लगी who's in थी। love। हाँ, हाँ, वो प्रोसेस कैसी और रही? प्रोसेस वाज दैट, जो मैंने स्कूल में रेनेस्काया किया, दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें पूरा कि कैसे आप कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्योंकि जो उससे पहले हमने नाटक किया था विद्या सुंदर, वो तो डांस और म्यूजिक और यहाँ से वहां आना और अदा और ये इमोशन भी था, लेकिन ये एक पूरा रियलिस्टिक प्ले। चेखव तो इज मास्टर ऑफ रियलिज्म। तो और उसमें लेयर्स होते हैं, कैरेक्टर क्या बोल रहा है और सोच क्या रहा है, सब टेक्स्ट जिसको कहते हैं। यस। तो वो ये यस। सब डिस्कवर करने का मौका, और कैसे आप कैरेक्टर में घुसते हैं। और वो बड़ा चैलेंजिंग था, कि कैसे, आई थिंक आई मस्ट बी इन माई 20s दैट टाइम, और टू डू कैरेक्टर वो 60 रेनेस्काया का। और पूरा आप हिस्ट्री क्रिएट करते, पूरा जो पूरा मेथड एक्टिंग है ना, वो घुस के वो करा, तब रेनेस्काया किया। आन्या भी ऐसा किया, बट आन्या वाज अ इजियर कैरेक्टर, कि मतलब यंग है, शी वाज क्लोजर टू माय एज, और इन लव है, और ठीक है उसके लाइफ में चेंज आ रहा है कि लोग बगीचा के जा रहे हैं, और उनको इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स को देखने का, सीखने का, लाइक सुरेखा जी जिसने मनोहर सिंह जैसे गायक जो भाई है, तो इनको ऑब्जर्व करना, और ऑडियंस का वो जो एक्सपीरियंस, ऑडियंस मूव करती है, पहली बार राइट। आई थिंक एक्सपेरिमेंट हुआ था। रामनगर की रामलीला में तो होता होगा, लेकिन वैसे इंडियन थिएटर में पहली बार हुआ था। वो ऑडियंस के लिए भी अच्छा होता था, वो कुछ ऑडियंस लोग क्रिप करते थे, अच्छा भाई वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट। एंड इकबाल सर की एक कमेंट और कॉम्प्लीमेंट भी आई है आपके लिए कि जी जी। आपका अभी जो प्ले हुआ था वो बहुत ही बढ़िया रहा, और अभी जो आपने रिसेंटली एक सोलो परफॉर्मेंस किया था, सोलो प्ले किया था मुंबई में, तो उस प्ले के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कई सारे लोगों को सुनना है, द रिसेंट प्ले। हाँ, इकबाल भैया आदाब, थैंक यू। वो नाटक पता नहीं, शायद हर्षल तुमने देखा होगा कि नहीं, वो मैं, और वो हुआ ऐसे, वो सोलो प्ले कि जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी आ रही थी पढ़ाने को, और उन्होंने वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट प्ले राइट। कॉन्फ्रेंस यस। होने वाला, वाज देयर मैम। यूनिवर्सिटी वाज डूइंग इट मुंबई में, पहली बार इंडिया में हो रहा था वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट कॉन्फ्रेंस। तो जब्बार भाई वहाँ पे जैसे सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, तो जब्बार पटेल भी आए हुए थे, तो उन्होंने बोला हिमानी तुम सोलो कर दो। मैंने कहा अरे मैं कौन सा काम क्या करूँ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। नहीं नहीं, इसकी परफॉर्मेंस है, तो उन्होंने कहा अब हमने डाल दी।
मैं सोची क्या करूँ, आई एम कॉलिंग अप अंकुर जी, क्योंकि अंकुर जी बहुत वो एक मतलब वो भी पूरा किताबी कीड़ा है, उनको पूरे ये कौन सी कहानी की रंगमंच की मास्टरी है उनकी। और क्योंकि विमेन प्ले राइट कॉन्फ्रेंस था तो इट वाज बाय वुमन, बेस्ड ऑन अ वुमेन्स प्ले। तो उनसे पूछा तो उन्होंने 2-4 कहानियां सजेस्ट करी, तो मनु भंडारी की, तो एक तो कहानी उनकी ली और एक मैंने अपने पसंद की कहानी ली। और तुम्हारी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे शेल्के सर यस के साथ यस मिलके वो कहानियां करी, 2 कहानियां। उसका नाम है अकेली। एक तो एक औरत के बारे में, दोनों औरत के बारे में। पहली तो है स्वयं सिद्धार्थ, जो कि अमूमन जो कि ऑफिस में होता है कि एक आती है नई स्टेनोग्राफर किसी मध्य वर्गीय परिवार से, अपने परिवार से दूर है, और उसका बॉस बड़ा रंगीला है, कविताएं भी लिखता है, तो मतलब एक तो बहुत कविताएं, तो हाँ बड़ी खुश हो जाती है, उसके प्रेम में पड़ जाती है, तो इट्स अबाउट रोमांस। और और वो भी ऐसे स्त्री कहानी का नाम है स्त्री से बोल रही हूँ, हाँ उसको शिक्षा देने वाला बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो कैसे वो बात करते हैं कि उस आदमी ने मेरा बुद्धू बनाया और मैं बनती गई, कि उसको बाद में पता चलता है कि वो शादीशुदा है, पर वो आदमी फिर उसका बुद्धू जैसे नॉर्मल होता है कि वो कहते हैं कि अरे नहीं मेरी पत्नी समझती नहीं मुझे, तुम ही हो समझती हो हमारा प्यार ऐसा, तो वो बह जाती है। और कैसे बाद में वो जब देखती है तो घर की एक दिन जाके देखती है उसका तो अच्छा खासा परिवार है, तो उसकी आंखें खुलती है। और जो दूसरी बराबर कहानी थी अ, अकेली, इट्स अबाउट अ वुमन जिसका बेटा मर जाता है, तो उसका पति को ऐसा दुख लगता है कि वो संन्यास ले लेता है, तो ये अकेली औरत कैसे अपना जीवन यापन करे, तो ये अपने मोहल्ले में किसी के यहाँ भी फंक्शन होता है वहां चली जाती है, ना गमी हो वहां चली जाती है, और ऐसे काम करती है जैसे इसका घर कुछ घर का कर रही है। हाँ वुमन की कैसे वो जीती, उसमें जो हम्म। जीने की इच्छा है, और उसका एक्साइटमेंट तब बढ़ जाता है, उसको पता लगता है कि उसके दूर के रिश्तेदार की शादी यहाँ आके होने वाली है, तो वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि अपनी मतलब न्योता आएगा जरूर बुलाएंगे, कि क्या मेरे पास कुछ नहीं है, अपनी बेटे की आखिरी निशानी वो भेज देती है, कुछ खरीदती है, और वो सब प्रिपरेशन कर रही है, शी वेटिंग कि न्योता आएगा और न्योता नहीं आता। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूविंग स्टोरी। तो वो ये मैं वैसे तो सोलो करती हूँ इसको, और अगर एक्टर्स मिल गए तो 2-4 एक्टर्स के साथ मिलके भी कर लेती हूँ। तो ये प्रोडक्शन किया, थैंक्स टू विकास पटेल एंड थैंक्स, और इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं बड़ा डर रही थी क्योंकि पहली बार की एक्ट भी करना डायरेक्ट भी करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आप बाहर से यस डायरेक्शन करते हैं तो आपको पता लगता है कहाँ कहाँ कमियां हो रही है। तो लेकिन इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि पता नहीं तुमने वो शो देखा कि नहीं हर्षल, बट यू नो ये women had come from delegates had come from all over India, all over आई नो the world. आई So वाज देयर and मैम, आई वाज देयर एज द इवेंट हेड। oh yes, over there. You can just imagine there was a standing ovation, जो कि भाषा तो आपको कहते हैं थिएटर की कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो लोग नहीं हिंदी नहीं समझ पा रहे थे फिर भी बिकॉज foreigners were clapping on this play which was being played in Hindi. इमेजिन है ना, यू आर देयर सो यू नो, सो ये एक्सपीरियंस अमेजिंग था, अमेजिंग। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैम, उसका ऐसा भी कुछ हुआ था कि रिहर्सल के लिए वक्त बहुत कम मिलता था, एंड हाउ टू प्रिपेयर इसके लिए शायद टीचर्स रूम में बैठ के कुछ डिस्कशंस भी हुए थे उसके लिए। हाँ, क्योंकि समय बहुत कम था और जगह भी नहीं थी, क्योंकि इट वाज ऑल बीइंग टेकन ओवर बाय, क्योंकि इतने सब जगह आ रहे हो, सीमित वो थी बजट, और वो थी, तो आपको जगह नहीं मिलती थी, तो हम चोरी चोरी छुप के कभी इधर घुस के कर रहे हैं,
कभी उधर घुस के करे। तो उसका अपना मजा आता है, अब उसका अपना मजा होता है। अभाव की संतान को कहते हैं ना, उसका अपना मजा होता है। वाओ। एंड देयर इज वन मोर कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। मित्रो मरजानी ये एक प्ले का नाम था, एंड दैट वाज द बेस्ट प्ले हिमानी जी डिड इन मुंबई। ऐसा भी इकबाल जी की एक कॉम्प्लीमेंट आ गई है आपके लिए। इकबाल जी ने, थैंक यू इकबाल भाई। मैं रेperटरी में काफी सारे मैंने नाटक किए, लेकिन जिसमें से एक तो ओथेलो में डेस्डेमोना का रोल था, आदर का ख्वाब में हज्जो का रोल था, लेकिन मित्रों मरजानी जो मैंने किया, जो कि कृष्णा सोपती पर बेस्ड है, तो वो जिसने भी देखा वो आज तक लोगों को याद है। और कोई बात बताऊं कि मैं एक ऐड कर रही थी मद्रास में, सर्फ का ऐड था, राजीव मेनन वाज डायरेक्टिंग इट। तो एक मंच में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो जो बंगलो के मालिक थे हाकिम भाई केम टू मी कि वी आर योर बिग यहाँ जैसे, तो कुछ फिल्में कर ली थी मैंने, तो मुझे लगा बोलेंगे VDS देगी या कुछ कुछ होता है कि या उसकी बात करेंगे। नहीं, हमने आपका प्ले देखा था मित्रों मरजानी, और हमें आज भी याद है। तो आई वाज सो टच्ड, आई वाज सो टच्ड। और इसका मैं बताऊं कि मित्रों मरजानी कृष्णा सोपती जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, और उनकी पिछले डेथ भी हो गई, तो एक अद्भुत नारी है मित्रों मरजानी। तो पहली बार हिंदी साहित्य में ऐसी बेबाक और बोल्ड लेडी का चरित्र लिखा गया, तो उसको करने का दैट वाज अ बिग चैलेंज। लेकिन भीम शाह जी मैंने किया, बट पीपल स्टिल रिमेम्बर, जिसने भी मुझे देखा है, और मुझे रिमेम्बर कि कृष्णा की हर शो देखा थी, और पहला शो, और हर शो के बाद आगे वो जब तक चले जाते थे तब आगे से गले मिलती थी, कहती है मेरी मर्दानी थी तो है मेरी मित्रों, तो जैसा मैंने साकार कर दिया। सही। के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट और हो ही नहीं सकता कि जो राइटर ने कल्पना की, वो आप कैरेक्टर अपने जीवन, क्योंकि वो तो लिखित होता है और उसको पूरी एक लाइफ देना एक्टर का ये काम है। राइट राइट। एंड इसी बहाने मैं अभी अपने दोस्तों को बता दूं कि फ्रेंड्स, मैम ने जिस फेस्टिवल का जिक्र किया है, दैट वाज इंटरनेशनल फेस्टिवल, जहां पे पूरी दुनिया की वुमेन प्ले राइट्स एक जगह आई थी, एंड दैट वाज मुंबई यूनिवर्सिटी। 8 साल में या 7 साल में एक बार वो इवेंट होता है पूरी दुनिया में। एंड जिस वक्त इंडिया में वो होने वाला था, उस वक्त की ये बात है जब हिमानी मैम के पास ये एक बात आ गई थी कि मैम आपका परफॉर्मेंस तो इसमें होना ही चाहिए। एंड डेफिनेटली आई गेस दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब हिमानी मैम का और हमारा इंटरेक्शन हुआ। एंड आई गेस मैम आप भी पहली बार मुंबई यूनिवर्सिटी में पहली बैच हमारी ही थी। सो वी एंजॉयड योर परफॉर्मेंस लाइक एनीथिंग, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था हमारे लिए कि जो हमें सिखा रहे हैं उनको लाइव देखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो I hope you weren't disappointed. I hope you guys weren't disappointed. नो, एक्चुअली इट वाज रियली ऑसम। एंड जिस तरीके से वो प्रिपेयर हुआ, इवन जिस कॉस्ट्यूम में आप आए, हमेशा हम आपको एक अलग कॉस्ट्यूम में देखते थे मैम, और उस दिन हमने आपको एक अलग कॉस्ट्यूम में देखा, अलग मेकअप में देखा, अलग अवतार में देखा। एंड जिस तरीके से वो ब्लू लाइट गिर रही है, रेड लाइट आ रही है, एंड वो बीच में आई गेस वो पैसेज भी बनाया था लाइट से ही, एक विंग लाइट भी आई थी, तो आपका कंप्लीटली उस विंग लाइट में अलग ही ये आ रहा था, लुक आ रहा था। तो इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। एंड स्टिल उसके फोटोग्राफ्स भी मेरे पास है, शायद वो फोटोग्राफ्स अभी भी अगर कहीं मिल गए हार्ड डिस्क में तो मैं आपको चैट के बाद जरूर भेज दूंगा। एंड रामचंद्र शेड़के सर के साथ का भी वो पिक है। इट वाज कि सर कुछ तो ऐसे देख रहे हैं एंड आप ऐसे हो, रिएक्ट कर रहे हो, वो फोटो भी हमारे पास अभी भी है। तो इसी बहाने मयूर भी ये कहना चाहता है
ही इज कमेंटिंग कि मैम आप, हमने जो नाटक किया था उसका गाना वो भी हमें याद है कि जल जो सृष्टा की, जो सृष्टा की पहली सृष्टि है, ये जो गाना था वो। एंड इवन आई गेस आपको वो भी याद होगा मैम, प म रे सा रे नी सा रे म प, वो जो था वो भी अमेजिंग एंड इट वाज सो रोमांटिक। जिस तरीके से आपने डायरेक्ट किया था, जिस तरीके से म्यूजिक कंपोज हुआ था, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। भले ही छोटे से स्पेस में हुआ था, हमारे पास चैलेंजेस बहुत थी मैम, राइट? एग्जैक्टली। राइट राइट। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कमेंट, एक और कमेंट आई है कि नास्पिटा, ये जो डायलॉग है वो आपसे सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त और जो दर्शक है वो सभी। अच्छा, तो उसकी बात बताओ हो गया कि आजकल मेरा अभी तो शूटिंग बंद है, डेली सोप मैं कर रही हूँ। फिर कुछ मैं हप्पू की उल्टन पलटन। यस। डायलॉग बड़ा फेमस है कि नींबू निचोड़ देना, ये बुंदेली भाषा है। चलिए आप पर मैं बोल देती हूँ। अरे नाच पीटे इसे तो आ, तो ज्यादा भाड़ भूड़ ना घूमियो, नहीं तो तेरे नींबू निचोड़ दो करे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड मैम अभी चलते चलते और एक सवाल है कि व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर बोलो या लाइफ बोलो, ऐसा क्या पॉइंट है जो आपका टर्निंग पॉइंट रहा हो? बेटा लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट आई थिंक द फर्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट उसका थी कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ चुनूंगी। सो दैट वाज द फर्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट। और द सेकंड टर्निंग पॉइंट जब व्हेन वी डिसाइडेड टू शिफ्ट टू मुंबई। यस। तो पूरी जो अपनी सिक्योरिटी है दिल्ली को कितनी मिलते थे, मुझे 3,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, उसमें पूरा घर चला। मैंने शादी कर ली थी, बच्चा था, घर चलाते थे। मैं, मेरे हस्बैंड ज्ञान से कभी म्यूजिक दे देते थे, कभी कुछ। तो वो अव्यवसायिक रंगमंच में कितना होता है पैसा। यस। तो सब छोड़ के मुंबई आए। हम किसी को नहीं जानते थे, हमारे पास रहने की जगह नहीं थी, बैंक में कुछ पैसे नहीं थे। और हम लोग एक टीवी सीरियल मिला था हमको। उस वक्त एक ही चैनल था, दूरदर्शन, दूरदर्शन। हमराही सीरियल का नाम हमराही। था। यस। उसमें मैं जब रेपर्टरी में आई थी तो बॉम्बे में भी मैंने परफॉर्म किया था। तो मेरे 3-4 भूमिकाएं थी, तो मित्रों थी, आजर, अलग अलग। और जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे, तो बॉम्बे में शायद नहीं मिली, देसी भौजाई के लिए। उन्होंने मनोज श्याम जोशी से बोला था कोई है, तो कहता देखो हिमानी है एक्ट्रेस अच्छी, बट पूछ लो ना, वो भी पागल है। क्योंकि जब वो पता नहीं तुमको ये बात पता होगी कि नहीं, जब हम लोग बन रहा था मनोज श्याम सोप, तब मुझे एक ब्लॉग पर हुआ एक था। रिक्वेस्ट है मैम, एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम 1 घंटे के बाद शट होता है तो हमें री लॉग इन करना पड़ेगा, फिर से